नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित होगा कि हम लोग विभिन्न संस्थानों के माध्यम से आप लोगों को 69 बीपीएससी पीटी के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान के 7वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये टेस्ट पेपर फुल लेंथ है। यहाँ पे मतलब कि पूरा जो है एक तरीके से पूरा पैकेज के तहत आया है ये टेस्ट पेपर। यहाँ से जो 7वें नंबर से टेस्ट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे 12वें नंबर तक फुल लेंथ टेस्ट पेपर ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 जिले हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार हैं। ये जो है 12 जिले आते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और ये मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका विस्तार जो है 682 किलोमीटर स्क्वायर में है और इसमें जो है खड़गपुर पहाड़ियों से ढके हुए इलाकों में उष्णकटिबंधीय घने वन शामिल है इसके तहत। इसके अलावा अभयारण्य में बाघ, चीते और जो है नीलगाय, सांभर और बंदर तथा भालू और 4 सींग वाले एंटीलोप इन जंगलों में घूमते हुए पाए गए हैं और इसे जो है 1976 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गोपालगंज में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पर सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1021 है यहाँ पर गोपालगंज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब है ए ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। पश्चिमी चंपारण में घने पतझड़ वन क्षेत्र का विस्तार 231 वर्ग किमी में है। यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है और पश्चिमी चंपारण के कुल वन क्षेत्रफल का 70% लगभग जो है घने पतझड़ों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? लौह अयस्क से संपन्न जो है 2 राज्यों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे पांचवें का सही जवाब होगा। पांचवें का सही जवाब क्या होगा? पहली बात तो उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसके अलावा लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण वाले शीर्ष राज्य जो है कर्नाटका, ओडिशा एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। और इसका देखते हैं कि इंडियन मिनरल ईयर बुक आती है, उसके अनुसार जो है लगभग जो है उड़ीसा में जो है 75,58,816 टन जो है लौह अयस्क जो है रिजर्व है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3,29,963 टन और बिहार में 2,714 टन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि भारत की उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उत्तर पश्चिम में 3,323 किमी लंबी रेखा को ही जो है क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। और जो है भारत की उत्तरी व उत्तर पूर्वी सीमा को रेखा को जो है मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, जो भारत एवं चीन के बीच जो है अवस्थित है और इसकी जो है लंबाई की बात करें तो 4,224 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है पाक स्टेट एक जल डमरू मध्य है जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार जिले को अलग करता है। यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो है
माध्यम में देखें तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य बात करें तो इनके मध्य भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को डूरन रेखा कहते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं। आपको बताना है कि उस पट्टी को क्या कहा जाता है। तो उस पट्टी को भाबर कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, भाबर कहा जाता है। और हिमालयी नदियाँ जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की पत्थर कंकड़ी की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं, जिसे भाबर कहा जाता है या भाबर के नाम से जाना जाता है। ये सभी जलधाराएं इस भब्बर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, शिव समुद्रम स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। कावेरी नदी पर जो है, और ये जो है 100 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। ठीक है, जो ये जलप्रपात है ये जो 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है और इसका उपयोग जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और बेलगाम के ज़िले में कोकक नदी पर जो है गोगक प्रपात जो है 54 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक और जो है बात कर लेते हैं, एक और जो है गोकक जो है प्रपात है वो जो है बेलगाम के ज़िले में गोगक नदी में जो है गिरता है और इसकी जो है 54 मीटर ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में डालमिया नगर जो है रोहतास जिले का एक नगर है और ये जो है भारत के जो है सबसे बड़े और सबसे पुराने जो है औद्योगिक कस्बों में से एक है। यह सोन नदी के किनारे जो है डेहरी में स्थित है और ये जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। चिल्का झील किस प्रकार की झील है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा के समुद्री अपवाही जल से बनी एक झील है और यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह अनूप है एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती के आकृति में पूरी जिले में स्थित है और यह 70 किमी लंबी और 30 किमी जो है चौड़ी है और यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने के कारण जो है समुद्र से अलग होकर छिछली के रूप में जो है निर्मित है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा 10वें का सी ऑप्शन, लैगून झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी पर मिलती है। तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ये जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय का पठार दक्कन के पठार से राजमहल गैप द्वारा अलग किया हुआ एक उच्च भूखंड है। यहाँ की चट्टानें और भूवैज्ञानिक संरचना बिहार और बंगाल के छोटा नागपुर पठार जैसी दिखती हैं। इसके अलावा पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी से 305 मीटर की ऊंचाई तक हैं और खासी व जैंतिया पहाड़ियों तक जो है इनका विस्तार है और निकट की पर्वतीय प्रणालियाँ हैं और पूर्वोन्मुखी कगारों की श्रृंखला द्वारा विभक्त पठारों का एक अकेला पर्वतखंड है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके अलावा जो है बात करें तो भुवन पहाड़ियाँ असम राज्य के सिलचर जिले में स्थित हैं। जो है भुवन पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है, असम के सिलचर जिले में स्थित है। ये मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। बाकी जो है बात की है एक्सप्लेनेशन में बताया है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो एक कैम्बी की खाड़ी है जहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो है गुजरात में स्थित है। ये खाड़ी जो है कठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है और तापी, नर्मदा, माही तथा साबरमती नदियाँ इसमें अपना मुहाना बनाती हैं और इसीलिए यहाँ पे कैम्बी की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। यानी जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है।
तो झुमरी तलैया जो है भारत के पूर्वांचल में स्थित झारखंड प्रांत के जो है कोडरमा जिले का एक छोटा लेकिन मशहूर कस्बा है। ठीक है, यहाँ की आबादी लगभग 70,000 है और स्थानीय निवासी जो है मूलतः मगही बोलते हैं। इसके अलावा झुमरी तलैया कोडरमा जिला मुख्यालय से करीब जो है 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकता ये आपको बताना है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो बताइए 17 का सही जवाब क्या होगा? तो संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया और इसमें अनुच्छेद 19 1F और 31 को हटा दिया गया। हालांकि ये सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के जो है अधिकारों को और उनके जो है चुनाव के जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार जो है प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नहीं है संपत्ति के अधिकार का, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है? तो यहाँ पे 18 का सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 23। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो अशोक मेहता समिति जो है 1977 में बनाई गई अशोक मेहता की अध्यक्षता में। इसमें 13 सदस्यों को रखा गया और इस समिति ने वर्ष 1978 में 130 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। यह अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में जो है लागू किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान या भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है और भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था जो है यही है, सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पे 1989 में जो है 61वें संविधान संशोधन के बाद भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन में सी दे रखा है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का जो है संशोधन किया गया और ताकि जो है देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, उसे जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके, इसलिए ये प्रक्रिया लागू की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17 में दिया गया है और इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी पारित किया, जिसका बाद में नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 24,
भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये जो है कब शुरू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई और इसके जो है 9 दिन बाद जो है आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको लागू किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। तो कैसी थी भारत की संसद की जो है संरचना? तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है कि, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्राउन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल थे। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी और इस रिपोर्ट को जो है 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो यहाँ पे बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान मोहम्मद यूनुस थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। 1935 एक्ट के तहत 1937 में भारत में प्रांत स्तर पर चुनाव हुए और इस चुनाव में बिहार सहित सभी प्रांतों में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई। तब प्रांतीय सरकार में गवर्नर के हस्तक्षेप के सवाल पर कांग्रेस ने सभी जगह सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के इनकार के बाद बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है सचिव कौन थे? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी मार्च 1934 में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में आचार्य नरेंद्र देव व जो है बसवान सिंह सिन्हा जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा गठित किया गया और अक्टूबर 1934 में जो उनका बॉम्बे अधिवेशन हुआ था उसी में इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, FG स्लाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। और जो है ये कब किया गया? क्योंकि जो है चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में भी जो पहला जो प्रयोग किया, कहाँ पर? चंपारण की धरती पर किया। यहीं पर उन्होंने तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन के बाद उन्हें जो है महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम जो है अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे हसन इमाम थे और इसके तहत जो है प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में हुआ था। अधिवेशन की बात करें तो पटना में जो है 1908 में हुआ था और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे हसन इमाम थे। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1970 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो लगान परिषद का अध्यक्ष जो था जेम्स अलेक्जेंडर थे। जेम्स अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे मैदाहा से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। मध्य पाषाणकालीन जो है मैदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ये जो है मैदाहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो है जिले में पड़ता है। और यहाँ पर GR शर्मा जो है मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा है उन्होंने। तो उनका कहना है कि बूचड़खाना जो है संकुलित क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा जो है सराय नाहर राय ने भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो सराय नाहर राय जो एक स्थान है वहाँ से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता को
आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मृद भांड है इसका मुख्य कारण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। इसके अलावा जो है पुरातात्विक जो है साक्ष्यों में इसके अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व जो है कि को पूर्व आने को जो है सिद्ध करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर काले रंग की आकृतियों से जो है चित्रित लाल मृद भांड जहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं जो है धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो 33 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की है? मार्शल महोदय ने की है। इसमें जो है बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे 34 का जो है पहला कथन सही है, क्योंकि जो है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो है ग्राम समानता स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ना कि एक गांव को, क्योंकि यहाँ पर ग्राम शब्द का उल्लेख जो है 13 बार किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की राजधानी राजसिंह थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है पल्लव वंश के जो महान शासक थे, उसने जो है 700 ईस्वी से जो है 728 ईस्वी तक शासन किया, और राज सिंह शंकर भक्त तथा जो है आगम प्रिय उसकी जो है सर्वप्रिय उपाधियां थी। उसके काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, और उसने जो है कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कुषाण वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुषाणों ने भारत में पहली बार अभिलेखों में अमराइक लिपि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से तांत्रिक प्रथा का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बुद्ध घोष की सुमंगल वासनी नामक टीका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर टीका है? तो ये जो है दीर्घ निकाय पर से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहते हैं, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा सुत्त पिटक का अर्थ जो है उपदेश होता है, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। और सुत्त पिटक 5 निकायों से विभक्त हैं, जिसमें जो है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय होते हैं। और इसके अलावा दीर्घ निकाय पर जो है बुद्ध घोष ने सुमंगल वासनी तथा जो है सामंत पासिदिका नामक टीका लिखी थी। इसके अलावा विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित आचार विचार संबंधित नियम सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो है अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्षों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 39 का जो है 39 को देखते हैं तो गुप्त काल साहित्य व धर्म के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है, और जो है इसी समय जो है दिग्नाथ तर्कशास्त्र के प्रणेता थे, और जो है आर्यदेव ने चतुस्तक तथा जैन आचार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्ता की रचना की। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कनिष्क की राजसभा में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति विराजमान रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में जो है अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र एवं चरक जो है विद्यमान रहते थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी माना जाता है? तो यहाँ पे
सी ऑप्शन मखली गोसाल जो हैं प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। और इनका मत जो है नियतिवाद था, इनको नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो इनके अलग विचार थे, इसलिए इन्होंने नियतिवाद पर भरोसा किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया। तो यहाँ पे कुशीनारा में जो है मल्लों के जो है सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व जो है बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। और आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे जो है शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारा शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलौकिक तेत्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पदमपड़ी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है का शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध जो है वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो यहाँ पे 45 का सही जवाब है तक्षण कला का, क्योंकि चोल कलाकारों ने जो है तक्षण कला में ही सफलता प्राप्त की और उन्होंने जो है पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया और पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया। इसके अलावा सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है नटराज यानी शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है और ये मूर्तियां प्रायः जो है चतुर्भुज आकार की होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, उनका नाम बताना है। तो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी जो है स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। और दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय आतिश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये जो है तिब्बत से आए थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन धर्मपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। वाराह मिहिर की जो है पंच सिद्धांतिका का आधारित है। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब क्या होगा, वाराह मिहिर की पंच सिद्धिका जो है किससे आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो ईरानी ज्योतिर्विद्या पर नहीं, बी ऑप्शन सही होगा, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा शासक वहां राज करता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मण सेन वहां के शासक थे। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इल्तुतमिश ने बिहार में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप जो है किसको पराजित किया था, हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया था 1225 ईस्वी में। इवाज ने इल्तुतमिश की जो है अधीनता स्वीकार कर ली इसके बाद, और इल्तुतमिश ने इवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अकबर के समय निम्नलिखित में से किसने पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, दाऊद खान ने आक्रमण किया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार के 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अधिकारी द्वारा दमन किया गया? तो यहाँ पर बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का केंद्र जो है जगदीशपुर था, जहाँ जो है जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और जो है शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की जो है सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की और बिहार के जो है विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल जो है गोलंदाज फौज के जो है मेजर थे विंसेंट आयर द्वारा दमन किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पे तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो है, जिसका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक रहा और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके अलावा पंजाब का सूबेदार जो है खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा और फिरोज के एक अन्य पुत्र जो है नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप जो है तुगलक वंश को जो है दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है इन्हीं के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और इसके अलावा प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश के जो है शासनकाल में इसका जो 5वीं मंजिल का निर्माण हुआ और इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में जो है 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। इसलिए कहा जा सकता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान भी नहीं दिया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख जो है जियामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया है, तो आपको बताना है इसका संकलन जो है अमीर हसन अल जो है सिज्जी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी जो है किसे कहा जाता है? अमीर हसन ए देहलवी को जो है उनकी जो है उच्च गजलों के कारण उसे जो है भारत का सादी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित शासकों में से शुद्ध चांदी के रुपए का जो है प्रचलन जो है किसने किया था? तो 56 का सही जवाब है शेर शाह का शासनकाल जो है के शासनकाल में जो है शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र जो है जलाल खां यानी इस्लाम शाह था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन जो है निरंतर की कड़ी थी, यानी लिंक ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन शेर शाह एंड अकबर इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन टोडरमल था। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और दो दृष्टियों से स्मरणीय था। और जो प्रथम उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व जो है 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था
और दूसरा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हो गया था। इसके बाद जो है अतिवादियों एवं उदारवादियों ने के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जो है कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पीकार भी थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर नाम दिया था? तो यहाँ पर यरवदा जो कारागार था महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर गांधी जी को 1930 में बंदी बनाकर भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। इसके अलावा यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक जो है प्रगति की समीक्षा करते हुए इस कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे कौन थे? तो वे जो थे स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से जो है स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के जो है समक्ष भाषण दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित महिलाओं में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में किसने भाग लिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ इस सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार जो है नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही और इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि महिलाओं में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है और ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई जो है कैंडेला है और तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है विद्युत धारा का जो है तात्पर्य किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह से है और इसकी इकाई एम्पियर होती है जिसका उपयोग विद्युत धारा के परिणाम को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही हो जाता है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऊष्मा के बारे में है कि ऊष्मा गर्म से ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, तापमान अंतर के कारण ऊर्जा स्थानांतरित होती है और चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से हो सकती है। ये किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा का माप नहीं है जो कि उसके कणों की कुल गतिज और स्थितिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए मीडिया में ध्वनि की बढ़ती गति के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा सही क्रम में व्यवस्थित करने का? तो यहाँ पे निर्वात, वायु, पानी और स्टील, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विषम का पता लगाना है। तो इसमें विषम कौन है? तो परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव सभी प्रकाश के व्यवहार से संबंधित है। जब वह जो है विभिन्न सामग्रियों या जो है बाधाओं के जो है साथ संपर्क करता है, ये सभी जो है घटनाएं जो है प्रकाशीय घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है विषम नहीं है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये तटस्थ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन से कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा और जो है तीसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो है दूसरा कथन दे रखा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा
आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि उसकी तीव्रता पर। और अगला है कि जो है इस प्रभाव को केवल प्रकाश को एक तरंग घटना मानकर नहीं समझा जा सकता। इसमें ऊर्जा के अलग अलग जो है फोटोन के व्यवहार के रूप में प्रकाश की अवधारणा की आवश्यकता होती है, जो इसकी कण प्रकृति की विशेषता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। तो ध्वनि जो है डापलर प्रभाव और प्रकाश की जो है परावर्तन, विद्युत जो है ओम का नियम, और आधुनिक भौतिकी जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लीजिए, दूसरा है, तीसरा है। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं, दाईं ओर नहीं। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब बाकी जो है दूसरा तो सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस उप परमाणविक कण पर धनात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन एकमात्र उप परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन का जो होता है 6 हो गया, सोडियम का 11 हो गया, लोहे का जो है 26 हो गया, और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, और जो है जिंक का कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ पे तीसरा पहला तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा है। तो इनमें से जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया अपने परिवेश में ऊष्मा छोड़ती है, उसे अवशोषित नहीं करती। तो ये गलत हो गया। एक आयनिक बंधन में परमाणु इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे में स्थानांतरित करते हैं जबकि साझा नहीं करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। और सहसंयोजक बंधन धातुओं और गैर धातुओं के बीच जो है बनते हैं, धातुओं और अधातुओं के बीच नहीं। तो यहाँ पे जो है ये भी गलत हो गया। तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है। तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, और पीएच स्केल जब मापता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय क्षारीय है, तो 7 का पीएच जो है तटस्थ है, और 7 से नीचे का पीएच जो है अम्लीय है, और 7 से ऊपर का पीएच मान क्षारीय है। तो आपको बताना है कि जो है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही है नींबू भी है, बेकिंग सोडा भी है, और अमोनिया भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो है मीथेन एक उदाहरण है, जो एक ऐसा यौगिक है जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं जिसमें, और सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य सभी जो है विकल्प हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो कौन सा जो है उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट और जो है अमोनियम सल्फेट दोनों ही पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जबकि कैल्शियम फॉस्फेट जो है पौधों को नाइट्रोजन प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर जैव निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरणीय है। तो इनमें से बताना है। तो इसका सही जवाब है पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA जो है पॉलीमर जैव निम्नीकरणीय है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका मतलब क्या होता है, जो है इसका अर्थ होता है कि इसे पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो है पॉलीथीन और नायलॉन जो है जैव निम्नीकरणीय जो है नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करके देखना है कि जो है कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है कि कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, क्योंकि पौधे में श्वसन केवल रात्रि में होते हैं, बल्कि जो है दिन और रात दोनों में होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। तो कूल्हे का जोड़ जो है मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है हड्डी का गोलाकार सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे अवसाद में फिट हो जाता है, जिससे व्यापक गति की अनुमति मिलती है, और इससे जो है कूल्हे का जोड़ लचीलेपन जो है विस्तारवादी और अपहरण और सम्मिलन और जो है रोटेशन जैसी गतिविधियों को सक्षम बनाता है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कूल्हे का जोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विषम का पता लगाना है इसमें। तो विषम क्या है कि जो है ए ऑप्शन अर्धसूत्री विभाजन जो है एक विषम है, क्योंकि जो है अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यौन रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की जो है आदि संख्या के साथ जो है युग्मक यानी सेक्स कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए होता है। इसके अलावा अन्य विकल्प जो है मिटोसिस, बाइनरी विखंडन और बंडिंग सभी प्रकार के कोशिका विभाजन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, परिसंचरण तंत्र में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो परिसंचरण तंत्र में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़ता है और इसे पूरे शरीर में ले जाता है। इसे ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है, जहां सेलुलर श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जो है ए ऑप्शन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार का एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है डाउन सिंड्रोम। ए ऑप्शन सही जवाब है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः जो है 2 के बजाय गुणसूत्र 21 की कुल 3 प्रतियां बन जाती हैं। यह स्थिति जो है बौद्धिक विकलांगता और चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं सहित शारीरिक और विकास संबंधी मतभेदों को जन्म देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कोशिका में जो है राइबोसोम का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो कोशिका में राइबोसोम का प्राथमिक कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत संबंधित है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इन्होंने ही 1859 में अपनी प्रभावशाली पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है इसको प्रस्तावित किया, और यह सिद्धांत बताता है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से समय के साथ प्रजातियां कैसे विकसित होती हैं, और जहां व्यक्ति लाभप्रद लक्षणों के साथ जीवित रहने और अपने गुणों को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना होती है, जिससे प्रजातियों को जो है क्रमिक अनुकूलन और विकास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे तो तीनों ही कथन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पोषण के संदर्भ में सही का चयन करना है। तो 90 कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का एक त्वरित जो है स्रोत है, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है। तो कंकाल तंत्र का कार्य जो है शरीर को सहारा और संरचना प्रदान करना होता है। यह एक ऐसा ढांचा बनाता है और आकार और कठोरता देता है जो गति को सक्षम बनाता है और शरीर की मुद्रा को बनाए रखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सुमेलित करना है। तो डीएनए जो है डबल हेलिक्स संरचना है, और उत्परिवर्तन जो है विकासवादी प्रक्रिया है, और एंटीबॉडी जो है आनुवांशिक जो है विकार है, और जो है टीका जो है प्रतिरक्षा
प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया। तो यहाँ पे सही जवाब है कितना हो गया, 33.7% हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है, 54,383 है और 2011-12 में स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपये था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन 6,14,431 करोड़ है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देख के बताना है कि कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे पहला है कि जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 18.1%, तृतीय क्षेत्र का जो है हिस्सा 60.7% है। तीसरा गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2017-18 और 2021-22 के बीच तृतीय क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें जो है 97 का सही जवाब है, सबसे अधिक बढ़ने वाला क्षेत्र जो है भंडारण है, क्योंकि जो है 21.3%, वायु परिवहन 10.5% और जो है वित्तीय जो है सेवाएं 12.6%। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 समृद्ध जिले कौन से हैं। तो 3 जो है समृद्ध जिले जो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। तो यहाँ पे पटना, बेगूसराय और मुंगेर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे गरीब जिले कौन से हैं। तो यहाँ पे 99 का सही जवाब है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 100 में देखते हैं तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुआ और जो है इसको जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है अंतर्निहित किया गया है और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों को होता है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 101, भारत में जो है योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो भारत में जो है योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। ए ऑप्शन सही जवाब है, 3 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, भारत में मुद्रा स्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप क्या है। तो इसकी माप जो है थोक मूल्य सूचकांक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसका आधार वर्ष 2011-12 था। अगला क्वेश्चन नंबर 103, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है अल्पावधि कोष उधार देता है उसे रेपो रेट दर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा समिति सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है, ना कि जो है बेरोजगारी के अनुमान से। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 नंबर है कि किस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। तो 105 का सही जवाब है कि जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है तथा उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इस तरह की बेरोजगारी को जो है छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में मुख्यतः कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, किस समिति द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में की गई।
तो हिटलर यंग समिति के द्वारा जो है भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा की गई 1926 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है साख सृजन करना जो है रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? तो 108 का सही जवाब है नीति आयोग के अधीन जो है इसको स्थापित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसकी घोषणा जो है बजट 2015 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, किस तिथि को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया? तो जो है मेक इन इंडिया जो है 25 जो है सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लागू किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? तो नाबार्ड का लक्ष्य जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग एक संस्थान है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ग्रामीण साख उपलब्धता जो है कराना है, ग्रामीण साख उपलब्ध करवाना है। और इसकी स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो पर्यावरण एक जो है अविभाज्य समष्टि है। इसकी रचना जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक जो है। और जो है इसमें जैविक तथा अजैविक एवं भू आकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है एंथ्रोपोजेनिक जो है पर्यावरण कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिमल इकाई निर्धारित की गई है, ना कि डॉप्सन। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? 113 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 1992 में ब्राज़ील के शहर जो है रियो डी जेनेरियो में जो है किया गया। और इसके ठीक 5 वर्ष के पश्चात जो है 1997 में न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया? 1997 में रियो में। ठीक है, तो इसको जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है नागपुर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 117 का सही जवाब होगा 16 सितंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर जो है 18 से 20 किमी होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। और यहाँ पर जो है मौसमी घटनाएं जैसे बादल, ओला, कोहरा, मेघ गर्जन और आंधी तूफान आदि इसी क्षोभमंडल में ही होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। स्मॉग तथा अम्ल वर्षा का संबंध वायु प्रदूषण से है, वहीं जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के जो है पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को जो है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित वनों में से कौन सा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है अमेजन वर्षा वन चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त जो है वन है, जो दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इसे जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो है इनकी वनस्पति जो है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जो है ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। 18 जुलाई 2023 को भारतीय नौसेना ने प्राचीन जहाज निर्माण की टेंकाई पद्धति को जो है पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 121 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक जो है औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। 20 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान और विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे भारत ने जापान के साथ ये समझौता किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021-22 जारी किया गया। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि जो है भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है और नॉर्वे को दूसरा और आइसलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे अंतिम पायदान पर दक्षिण सूडान को रखा गया है 191वें स्थान पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में किस तिथि को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे 26 जो है दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो है अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। किस तिथि को ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया? तो यहाँ पे 127 का सही जवाब है जो है 4 जुलाई 2023 को बना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जुलाई 2023 में क्यू डोंगयू संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः चुने गए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है 128 का सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। हाल ही में 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई? अटलांटिक घोषणा किन देशों के मध्य की गई? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसकी घोषणा की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विश्व बैंक के जो है 14वें जो है अध्यक्ष के रूप में भारतीय अमेरिकी अजय बग्गा ने जो है शपथ ग्रहण किया है। वे जो है इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। अजय बग्गा को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पद के लिए नामित किया है। साथ ही अजय बग्गा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय अमेरिकी भी बन गए हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन वरुणस। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची 2023 में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो है टोटल जो है भारतीय स्टेट बैंक सहित जो है कुल 55 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल हुई थी और इसके तहत जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर क्वेश्चन है कि 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? तो 133 का यहाँ पे सही जवाब है कि सी ऑप्शन वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। हाल ही में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने पुरुषों के शॉट में 19.52 मीटर के व्यक्तिगत जो है बेस्ट थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन जो है ओमान की खाड़ी में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है अमेरिका स्थित नागरिक समाज समूह है और वर्ष 2022 में भारत 140 देशों में 77वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में भारत की किस रेसलर ने बिश्केक में UWW रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मनीषा ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है 63 देशों में भारत 8वें स्थान पर है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इससे पहले 2022 में भारत का स्थान 10वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने जो है ये खिताब जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 3 से 5 प्लस 2 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2। अब जो है छः माइनस 1 इक्वल टू 5 और जो है 20 इक्वल टू 1 माइनस 19 और 42 माइनस 1 इक्वल टू 41। कैसे? तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 3 गुणे 2 माइनस 1, 5 आ गया। 19 जो आया वो आया 5 गुणे 4, इसका जो है जस्ट डबल -1, 19 आ गया। अब जो है 41 की बारी है, इक्वल टू 7 दे रखा है, गुणे 4 प्लस 2 6 माइनस 1 कितना 41 आ गया। अब क्या दे रखा है? अब दे रखा है 9 दे रखा है, 9 गुणे 8 माइनस 1 71 आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A B C D E तथा F 6 गांव हैं। तो आपको बताना है कि जो है डी के जो है 1 किलोमीटर जो है पश्चिम में F है, D के 1 किलोमीटर F और E के 1 किलोमीटर पूर्व में B है। तो यहाँ पे अभी B को रख लेते हैं और जो है A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है। और A के 1 किलोमीटर में दक्षिण में क्या है? D है, ये हो गया। और A के 1 किलोमीटर पूर्व में क्या है? C है। और E के 1 किलोमीटर पूर्व में B है। अब आपको बताना है कि जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं? A, D और E। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143,
3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें जो है 61 सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ कुछ के बता देते हैं। अगला है 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? तो यहाँ पे 11 से 50 के बीच में 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है। और ऐसी है जो 3 से विभाज्य नहीं है, 14 है, 28 है, 35 है और 49 है। 4 संख्याएं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एक ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की। तो डी का चाचा कौन होगा? तो यहाँ पे डी का चाचा होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? सोमवार होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा क्योंकि जो है समानता वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन जो है समान होता है, अर्थात 31 दिसंबर 1995 को रविवार होगा और 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा। अगला है 147। 147 को देख लेते हैं। तो रूट के अंदर 841 है, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 29 गुणे 29, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 29। और इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 57। तो इसके मध्य जो है कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? टोटल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 27 हो जाएंगी क्योंकि जो है 57 माइनस 29 माइनस 1 इक्वल टू 28 माइनस 1 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटना है और चाप पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 2 पाई होगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जो है इसको जो है शॉर्ट कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। समीकरण दे रखा है जिसको सॉल्व करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक कार को 10 औरतें 7 दिनों में पूरा करती हैं और उसी कार को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं। तो इस कार को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि 10 औरतें 7 दिन का कार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 बच्चों का 14 दिन का कार और एक औरत इक्वल टू 2 बच्चा हो गया। 5 औरत इक्वल टू 10 बच्चा हो गया। 5 औरत प्लस जो है 10 बच्चों को मिलाएं तो इक्वल टू 20 बच्चा हो जाएगा ना, 20 बच्चा। तो यहाँ पे M1 और D1 इक्वल टू M2 D2। तो D2 इक्वल टू 7 दिन आ गया। ये ऑप्शन सही है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान का टेस्ट पेपर नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।